तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को वैसे भी बता दिया गया होगा ना, सेफ्टी एजुकेशन। मोस्टली हम सेफ्टी को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो एम्प्लॉई या स्टाफ की सेफ्टी और दूसरा पेशेंट अटेंडेंट विजिटर्स की सेफ्टी। तो इन सब में हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये या वो नहीं है, दोनों ही ज़रूरी है, पेशेंट की सेफ्टी एज वेल एज जो है हमारी खुद की सेफ्टी। हाँ, कुछ लोग यहाँ नहीं है इसीलिए ये पहनना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं पहनता मैं। आवाज़ आ रही है पीछे तक? हाँ ठीक है। सुरेंद्र यादव यहाँ मौजूद है? हाँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक सेफ्टी। आज हम मेनली जो फोकस करेंगे वो पेशेंट्स की सेफ्टी पे नहीं, हम फोकस करेंगे एम्प्लॉय की सेफ्टी से। ठीक है। पेशेंट की सेफ्टी को कितने भागों में बांट सकते हैं? वॉल्यूम कम कर दो। तो अगर सारे वॉल्यूम ऑन कर देंगे तो इको होगा, ठीक नहीं रहेगा। सो पेशेंट की सेफ्टी के अंदर भी हम डिवीज़न कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पेशेंट की सेफ्टी में सबसे पहला इन्फेक्शन है ना, तो पेशेंट को इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाना है। दूसरा मेडिकेशन सेफ्टी, दवाइयाँ जब हम दें तो कोई गलती नहीं हो, कुछ सेकंड्स का गैप होगा, आप है ना वो जो स्पीकर ऑफ कर दो, किसी का भी ऑन है तो। यहाँ पे बैठे हो ना तो स्पीकर ऑफ कर दो, जो दूर है उनको अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो इन्फेक्शन, ठीक है, सेफ्टी फ्रॉम द इन्फेक्शन, सेफ्टी फ्रॉम द मेडिकेशन, मतलब कि हम जो दवाई देते हैं उसमें एरर नहीं हो। और वो टॉपिक हमने शायद ऊपर बैठे बैठे कवर भी किया था कुछ हद तक, मेडिकेशन सेफ्टी कवर किया था ना। सो मेडिकेशन सेफ्टी फॉर द पेशेंट, देन प्रिवेंटिंग द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन पेशेंट्स। और तीसरा जो पॉइंट है वो है सर्जिकल सेफ्टी, पेशेंट्स के लिए सर्जिकल सेफ्टी। सर्जिकल सेफ्टी मतलब जब पेशेंट की कोई सर्जरी, ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें कोई एरर नहीं हो। उसमें एरर क्या क्या हो सकते हैं कि प्री मेडिकेशन ना दे, या पेशेंट के लिए ब्लड की ज़रूरत है लेकिन अरेंज ना करे। और रिस्क क्या हो सकती है कि ओटी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, ओटी के या हॉस्पिटल के अंदर डिफिब्रिलेटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है या वेंटिलेटर नहीं है, तो वो पेशेंट के लिए रिस्क है। वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को अगर अनटूवर्ड कोई साइड इफेक्ट छोड़ो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या जो है डिफ़िकल्ट केस होता है, तो उसमें पेशेंट को किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लाइफ सेविंग चीज़ें अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो वो सेफ्टी इशू है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर पेशेंट का प्री मेडिकेशन हो गया, और दूसरा हमने आइडेंटिटी चेक करना, ये भी सेफ्टी है, पेशेंट सेफ्टी गोल में है कि आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। ठीक है। और जब पेशेंट को टेबल पे ले लिया तो उस वक्त सारा प्लानिंग के साथ में हो, ऑलरेडी प्लान्ड हो, है ना। तो डॉक्टर प्लान करता है, एनेस्थेटिस्ट प्लान करते हैं, स्टाफ भी प्लान करके रखता है कि इस पेशेंट को इस ऑपरेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। और फिर जब क्लोज़र हो तो उससे पहले गॉज पीसेस काउंट करना, ये भी सेफ्टी के लिए ही करते कि कोई गॉज पीस पेट के अंदर या जो कैविटी है जहाँ पे ऑपरेट किया था वहाँ पे नहीं रह जाए, या फिर इंस्ट्रूमेंट काउंट करना। ये सारे के सारे इश्यूज है जितने भी, वो सारे के सारे सर्जिकल सेफ्टी में आते हैं। तो तीन तरह का हो गया, पहला प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सेकंड मेडिकेशन सेफ्टी, थर्ड सर्जिकल सेफ्टी। और फिर बाद में अलग अलग, जैसे वल्नरेबल पेशेंट को कैसे केयर करना है, फॉल को कैसे प्रिवेंट करना है, नीडल स्टिक इंजरी को कैसे प्रिवेंट करना है पेशेंट्स के लिए भी है, फॉल को पेशेंट के लिए प्रिवेंट करना। ये सारे के सारे जितना भी काम हम करते हैं कि ये नहीं करना, वो करना है, ऐसे करना, वैसे करना, जितना भी प्रोटोकॉल हमने बना रखे हैं, मोस्ट
जो सेंट्रल पॉइंट है हर चीज का वो है पेशेंट सेफ्टी, ताकि हम इलाज तो करें लेकिन इलाज की वजह से उसको कुछ नुकसान नहीं हो, उसको हार्म नहीं हो, उसका कोई फंक्शनल बॉडी लॉस या कोई भी अनकॉन्शियसनेस या उसकी डेथ वगैरह कुछ भी नहीं हो, उसको अननेसेसरी इन्फेक्शन नहीं हो, उसको गलत जगह पे ऑपरेशन नहीं हो, उसके ऑपरेशन में पल्स नहीं पड़े, उसके ऑपरेशन में इन्फेक्शन नहीं हो, सारी की सारी चीज़ें ये पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू डू विदाउट चेकिंग दोज. ओनली थिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करते हैं, हम हर चीज़ को सावधानी से चेक करके और करना. चेकलिस्ट बना रखी है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है हमारे पास में, एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म है, मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, जो है नियर मिस का रिकॉर्ड रखने का जो है वो है. तो इससे क्या है कि हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ इंसिडेंस हुआ, दूसरा पता लगा कि इंसिडेंस क्यों हुआ, और जो कारण निकल के आता है उस कारण को हमेशा के लिए हटाना सिस्टम से. किसी पर्सन ने भी किया है तो वो पर्सन हटाने से सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगा. उस पर्सन की ट्रेनिंग हुई कि नहीं होगी, उस पर्सन को हायर करते वक्त ये ध्यान रखा कि नहीं धक्का, जिस प्रोफाइल के लिए उसको हायर कर रहे हैं वो सूटेबल है कि नहीं है. कहीं पे भी हम डाल देते हैं कि उसने किया गलती या उसने किया, तो जो हॉस्पिटल मैनेजर है जिन्होंने ऐसे पर्सन को हायर किया है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? चलो हायर कर दिया, मजबूरी थी, क्या उनको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी नहीं बनती? सो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स थ्रू द सिस्टम. इफ सिस्टम इज इन प्लेस you can avoid most of the errors, most of the mistakes, most of the the harmful actions which human being can do. ठीक है, तो ये था पेशेंट से रिलेटेड. अब हुआ मेन टॉपिक जो एम्प्लॉय सेफ्टी से रिलेटेड है. एम्प्लॉय सेफ्टी में क्या क्या ध्यान रखना है हमें, वहीं से शुरू करते हैं. इन्फेक्शन, कैसे, नेडलिस्टिक इंजरी, स्प्लैशेस, छींटे लगना, जब आप बॉडी फ्लूइड या कुछ भी हैंडल कर रहे हो या पेशेंट को हैंडल कर रहे हो. इन्फेक्शन इज एवरीवेयर. कोरोना हैज टॉट एवरीवन व्हाट इज इन्फेक्शन and how it is spread, but only one way of spread, that is airborne or droplets. कोई दिख तो नहीं रहा मेरे को? हाँ है, 6-7 लोग हैं. मैं बैठ जाऊँ मैं, क्योंकि दिख तो है ना, बैठ जाता हूँ उसमें कम. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉइज, जब हम कर्मचारियों की बात करते हैं, स्टाफ की बात करते हैं, तो उनकी सेफ्टी भी हमारे लिए जरूरी है. और उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि जब हॉस्पिटल एक इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट है तो कोई भी एम्प्लॉय यहाँ से इन्फेक्शन लेकर के घर नहीं जाए. और उसके लिए आपको पूरा का पूरा जितने भी प्रोटोकॉल्स है, हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, निडलिस्टिक इंजरी से रिलेटेड, वो सबको फॉलो करने होते हैं. जितने भी प्रोटोकॉल है या तो पेशेंट के लिए बनाएं या एम्प्लॉय के लिए बनाएं. ऑर्गेनाइजेशन को उसमें कोई आपको अननेसेसरी बर्डन दे करके कुछ मिल थोड़ी रहा है. ऑर्गेनाइजेशन को तो एक्स्ट्रा बर्डन स्टाफ पे होता है तो एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ता है, तो उल्टा नुकसान है. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को ये एंश्योर करना जरूरी है कि वो पेशेंट और एम्प्लॉय की सेफ्टी को हार्म नहीं पहुंचे इस ऑर्गेनाइजेशन, इस बिल्डिंग में. ठीक है. So infection point of view, you have to be alert. You have to follow all the safety precautions. Handling the patient, you have to what is that called? Standard precaution or universal precaution. कौन पर्सन है जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन की किसी को पता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होती है? 1 2 3 आप बताइए. व्हाट इज यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन? दोनों का मतलब एक ही है. 3 लोग ऑनलाइन हैं, 4. यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हम यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि जब तक किसी पेशेंट का
डायग्नोसिस नहीं पता है, उसको ये मान के चलना है कि उसका ब्लड HIV वाला ब्लड है और उसकी सांस में से ट्यूबरकुलोसिस निकलेगा और उसके फीसेस में से टाइफॉइड होगा। ये मान के चलना है कि उस पेशेंट से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब जब तक कि टेस्टिंग करके कंफर्म नहीं कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक टेस्टिंग करके कंफर्म नहीं हो जाए, आपको सबको यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो करनी। वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या है? जितना भी कोरोना के अंदर मेन कोरोना वार्ड में जाने के लिए आप करते हो, दैट इज यूनिवर्सल प्रिकॉशन। कोरोना वार्ड में जाने के लिए इसीलिए करते हो कि वहां पे तो नॉन पेशेंट है, ओपीडी में आने वाले का नहीं पता है कि वो इन्फेक्टेड है कि नॉन इन्फेक्टेड, कुछ पता ही नहीं होता है ना। जब पता ही नहीं होता तो उसको इन्फेक्टेड ही मानना है, यही यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ठीक है, यूनिवर्सली एवरी पेशेंट इज इन्फेक्शियस अनटिल अनलेस इट इज प्रूव्ड अदरवाइज। यूनिवर्सल प्रिकॉशन की ये डेफिनेशन है, तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, बाकी इन्फेक्शन कंट्रोल में हम कवर किए। कंसिडर ईच एंड एवरी पेशेंट इन्फेक्शियस until otherwise it is proved. ठीक है, until it is proved otherwise. So that's the definition of universal precaution. अब इसमें करना क्या है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करनी है, पीपीज यूज करने हैं, जहाँ जैसी जरूरत है, जैसा इंटरेक्शन है उसके हिसाब से। अगर पेशेंट को खाली व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं तो पीपी किट पूरा का पूरा ऑल इन वन सूट पहनने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मिनिमम जो हैंड ग्लव्स या जो भी कर रहे हैं। सपोज करो कि इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आया, ट्रोमा का पेशेंट आया, तो वहाँ पे ब्लड के स्प्लैशेस की गुंजाइश है, तो क्या होना चाहिए? लिक्विड प्रूफ गाउन होना चाहिए, है ना। गॉगल्स और फेस या फिर फेस शील्ड ऐसी कुछ हो जो आंखों में छींटे नहीं जाए, नाक में छींटे नहीं जाए, मुंह में छींटे नहीं जाए, है ना। हर पीपीई, पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का मतलब ये नहीं है कि वो जंबो सूट, पीपीई काउंट्स फॉर एवरीथिंग। जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो सारे के सारे पीपीई का पार्ट है। मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स, फेस शील्ड, गाउन, all in one, that is all cover suit, etc etc. So that is universal precaution. Hand washing, 6-step hand washing. Moment of the hand washing 5, यहाँ पे नहीं लेते मिलेगा, कहीं ना कहीं होगा बाथरूम अंदर होगा। So 5 moments of the hand washing: before the touching patient, before performing any procedure, after touching the patient, after वो तो 3 आफ्टर के हैं और 2 बिफोर के हैं। तो ये सारे के सारे। इन्फेक्शन के अलावा आपको क्या खतरा हो सकता है? एम्प्लॉय को क्या रिस्क है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? ये सिलेंडर क्यों लगा रखा? इंटरनल इमरजेंसीज, इंटरनल डिजास्टर, जो फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, दैट इज आल्सो रिस्क टू द पेशेंट। कोई भी इंटरनल फ्लडिंग हो जाए बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग क्रैक हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आग लग जाए बिल्डिंग के अंदर, सो दीज आर द रिस्क फॉर द एम्प्लॉय। ठीक है, उनसे बचने का आपको ट्रेनिंग मतलब कि लेना होता है। जैसे कि फायर की हम देते हैं, कुछ चीज़ों की और भी देते हैं, उसी तरह से डिज़ास्टर जो होता है, जो इंटरनल डिज़ास्टर है, फ्लडिंग हो गया, इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, पानी का, यहाँ पे पानी बिखरा हुआ है और उसमें तार छूट गया तो वो करंट आ रहा है कहीं ना कहीं, कुछ मशीन है अनसेफ होती है, ऑटोक्लेव है फट जाता है, ऑटोक्लेव को क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऑटोक्लेव है, वो कभी कभी फट जाता है, किसको नुकसान होगा? जो पास में खड़ा है उसी को होगा, ब्लास्ट इंजरी होगी। तो ये सारे के सारे इनको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, हाँ, ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आ गया इन्फेक्शन, आ गया फायर, इलेक्ट्रिक, ठीक है, स्लिपेज, फिसलने का, फ्लडिंग वगैरह जो भी है, बिल्डिंग का। सपोज करो यहाँ पे
आप बार बार जाते हो, ये तो सॉफ्ट स्मूथ फिनिश है। कुछ लोग एल्यूमिनियम की टेलर मेड वो कटिंग करके और वो पट्टियाँ लगा करके इसमें ऐसे नुक्के निकले हुए हैं। Is that safety issue for employees? Yes, that is also safety issue. So each and every appliances, each and every part of the building has to be audited or checked for the safety. कि वो कौन से पेशेंट को या कौन से स्टाफ को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, और वो नुकसान नहीं पहुंचाए उसके लिए क्या मेजर है, क्या स्टेप है जो कि लेना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज, अब हाउ वी विल नो दैट देयर इज अ डेंजर समवेयर। एक फैसिलिटी राउंड के अंदर जो चेकलिस्ट बनी हुई है उससे मैनेजमेंट वो चेक कर लेगा, लेकिन मैनेजमेंट चेक करे उससे पहले आपको अपने एनवायरनमेंट को चेक कर सकते हो। कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट है, ये देखो, ये जैसे लूज वायर है ओम जी के पीछे लटका हुआ है, ये वाइट वाला लूज वायर किसका है ओम जी? ये टेलीफोन का है। सो ये दैट इज हार्मलेस। वाइट वाला टेलीफोन का, आगे ब्लैक हो जाता है ना, वो टेलीफोन का है। वो लूज वायर है स्पीकर का है, वो भी हार्मलेस है। अगर ये इलेक्ट्रिक का लूज वायर होता तो हाँ, है ना, इलेक्ट्रोक्यूशन का हार्म रहता है। इसी तरह से यहाँ पानी है या यहाँ पे गीलापन है, और यहाँ पे गीलापन है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है। तो यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रिक बॉक्स है उसके नीचे रबर मैट लगाना, ताकि अर्थिंग नहीं हो। अर्थिंग नहीं हो तो इलेक्ट्रोक्यूशन की गुंजाइश कम हो जाती है। जिस एरिया में इलेक्ट्रोक्यूशन की गुंजाइश है वहाँ पे क्या करना है, चप्पल पहन के जाना। ये क्या है, सेफ्टी मेजर है। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल है, गम बूट या जो लॉन्ग बूट आते हैं वो पहन करके और उस एरिया में जाते हैं, उस तार को हटाते हैं या स्विच ऑफ करते हैं मैन स्विच बोर्ड से, और फिर उसको क्लियर करते हैं, तार वगैरह कोई टूट जाता है। ऑल ऑफ दीज आर सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज। अनदर सेफ्टी केमिकल, एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ केमिकल है साफ सफाई के लिए यूज होते हैं, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स के दौरान कहीं ना कहीं यूज होते हैं। उन केमिकल की लिस्ट जिसको हम बोलते हैं हैजमेट, हजार्डस मटेरियल, है ना, हजार्डस मटेरियल, हजार्डस केमिकल, कोरोसिव्स। कोरोसिव्स को हिंदी में बोलते हैं तेजाब, एसिड, है ना। तो वो अगर कहीं पे भी स्टोर हो रहा है तो उसको सेफली लेबल करो, सेफली यूज करो, और लेबल करने के बाद में उसको कि क्या क्या प्रिकॉशंस है वो हैजमेट की लिस्ट, सॉरी हैजमेट का जो चेक लिस्ट है ना वो सब जगह डिस्प्ले करवाना। ठीक है, उसमें दोनों तीनों ही चीजें हैं। मटेरियल का नाम, क्या नुकसान पहुंचाता है, कैसे उस नुकसान से प्रिवेंट करना है, फर्स्ट एड क्या है, वगैरह वगैरह। दो तीन तीन चार कॉलम्स में वो दिया हुआ है कि अगर एक्सपोजर हो जाता है तो फर्स्ट एड क्या है, स्टेप क्या लेना है। कोई भी स्पिलेज हो जाए ब्लड का या केमिकल का तो क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू? स्पिल मैनेजमेंट वाला, हाँ बिल्कुल, कोड ऑरेंज एक्टिवेट करवाना। स्पिल मैनेजमेंट किट्स है सब जगह बन गए। अभी तो एक ही रखा हुआ है अपने इमरजेंसी में। उसमें सैंड बैग है, सैंड बैग है, गम बूट है, मास्क। इमरजेंसी में एक रखवाया, वो कितना साइज का है सैंड बैग, सैंड कितने है उसमें? नियर अबाउट 5 kg। 5 kg, इतना बड़ा है, उतना पहुंचता कैसे? सर 2 बैग रखे हुए हैं, एक में सैंड और बाकी प्लास्टिक बैग्स हैं, और एक में गम, एक में और बाकी की सीरीज ग्लव्स और वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज हैजमेट किट। हैजमेट हजार्डस मटेरियल का स्पिलेज है उसको हैंडल करने के लिए किट। ठीक है, स्पिलेज मैनेजमेंट किट या हैजमेट किट, हैजमेट लिस्ट है और हजार्डस मटेरियल की जो प्रॉपर ऑडिटिंग करना उसका, है ना। जो लिस्ट में है का वही है, क्या वो वहाँ पे मौजूद है या नहीं है मौजूद, कोई मिस तो नहीं हुआ, वो चेक करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो प्रोवाइड की है, एक ड्राफ्ट चेकलिस्ट देते हैं हम, लेकिन उसको आपको अपडेट करना है कि और क्या है, एडिशन एंड डिलीशंस का आपको अपने एरिया में चेक करना है कि क्या उसके अलावा कोई ऐसा केमिकल है
जो कि डेंजरस है एक्सपोजर के दौरान। आई के अंदर कुछ स्प्लैश हो जाए तो क्या करेंगे? फ्लोर पे गिर गया उसके लिए तो बता दिया, आई के अंदर एक्सपोजर हो जाएगा तो क्या करेंगे बताइए? आँख में पानी से साफ करेंगे। कैसे? वो भी लगवाएंगे। नोजल लगवाइए, ठीक है। आई वॉश पॉइंट्स लगवाते हैं जिसमें दो तरीके से लगता है। एक तो ऐसा जिसमें ऐसे, ये ऐसे बॉवल है या जो क्या बोलते हैं उसको, वाश बेसिन है, बेसिन है, उसके सेंटर से ऐसे फ्लो में पानी आता है, लेकिन पानी का फ्लो ऐसा होना चाहिए कि आई के कंजक्टिवा कॉर्निया को नुकसान नहीं हो। तो वो ऑलरेडी उसमें होता है ना, उसका जो है फाइन ट्यूनिंग करवा करके, और या तो वो उसी के लिए बन के आता है या फिर आपको उसमें जो है एरेटेड जो वाटर होता है ना, पानी के साथ में कम फोर्स के साथ में, बट जो सफिशिएंट क्वांटिटी में आए। कुछ कई बार अगर फोर्स कम है तो वो ऊपर नहीं उठता है, लेकिन ऊपर भी उठना चाहिए और नुकसान भी नहीं करना चाहिए। एक स्पेसिफिक हाइट तक ऊपर भी उठना जरूरी है ना। जेट है, सीधा जेट अगर आप पानी का आंख में ले लोगे, अगर नुकसान हुआ नहीं हुआ ना उस स्प्लैश से, तो पानी से हो जाएगा। जेट से आपको इंजरी हो जाएगी, कंजक्टिवल या जो कॉर्नियल इंजरी हो जाएगी। तो ये मेनली कहाँ इमरजेंसी कहाँ का इंस्टॉल करवाएं? मेनली लैब में होता है, ठीक है। लैब के अलावा कहाँ करना है देख लो आप, फ्लोर वाइज कर दो, मिनिमम मैक्सिमम फॉर फ्लोर वाइज। सारों में ही करवाए थे, तो आईसीयू है, वार्ड है। फिलहाल लैब में कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्प्लैशेस की गुंजाइश ज़्यादा होती है। दूसरा इमरजेंसी में तो दोनों के दोनों एक ही फ्लोर पे है वैसे तो, है ना। तो स्प्लैशेस से रुकने के लिए, पेशेंट के फॉल के रोकने के लिए बाथरूम में ग्रैब बार्स ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी सेफ्टी से है। ये पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है, स्टाफ के लिए भी। अगर वो वाशरूम में स्टाफ यूज़ कर रहा है तो स्टाफ के लिए ज़रूरी है। कभी कभी वीकनेस होती है, चक्कर खा के गिर जाओ, गिरने से बचाने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना। कॉरिडोर्स में, कॉरिडोर में ग्रैब बार्स इन बिटवीन, वो फुल के लिए तो मांगते हैं, कॉरिडोर्स कवर करवाने पड़ते हैं कई बार। कई आप दिल्ली में किसी भी NABH हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो ऐसे पूरी की पूरी पट्टी लगी है कॉरिडोर में पकड़ने के लिए। पकड़ने, कोई भी पर्सन का भी वीक फील करे, सिंकोपल फील करे, चक्कर आ रहे हैं, तो वो पकड़ करके खड़ा हो सके। क्योंकि हम तो पेशेंट, हमारा पूरे का पूरा हॉस्पिटल ही पेशेंट से भरा हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि चक्कर नहीं आ सकते चलते वक्त किसी भी पर्सन को? पेशेंट्स को आ सकते हैं, और पेशेंट्स के लिए कॉरिडोर में OPD कॉरिडोर में OPD में पेशेंट आते हैं, वीक होते हैं, एकदम से चेयर पे बैठे बैठे खड़े होते हैं। पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए लेटाया, एकदम से खड़े होते हैं, थोड़ा सा इतना सा वॉक किया, चक्कर आ गया। सो इंसिडेंसेस ऑफ फॉल को रोकने के लिए ये ज़रूरी है, ये सारे के सारे जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं, पेशेंट्स के लिए भी काम आएंगे और आपके लिए भी। आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी, आप वीक फील करोगे, तो आपके लिए भी काम आएंगे, ठीक है। सो हमने स्टाफ के लिए एक तो इन्फेक्शन जो सेफ्टी हो गया, दूसरा केमिकल या उसका हो गया, तीसरा इलेक्ट्रिक और फायर वाला हो गया, तीसरा चौथा फैसिलिटी। फिर इंजरीज, फॉल की इंजरी से, और दूसरी जो सांप्स, टर्न्स और कहीं तीखी नुकीली कॉर्नर्स है किसी टेबल के, किसी बेड के, वो सारी चीज़ें, चेयर के कहीं पे भी नुकीली चीज़ें हैं, तार लगा हुआ है या कटा हुआ है, कहीं रेलिंग पे कुछ कट लगा हुआ है जो कि आपके नुकसान पहुंचा सकता है, कपड़ों के बाद में आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। दीज आर ऑल सेफ्टी रिलेटेड। दूसरा, आप कुछ मेडिसिन देते हैं, उनमें से कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है, कुछ कार्सिनोजेनिक होते हैं एजेंट्स। दवाइयों में नहीं होते हैं, लेकिन कार्सिनोजेनिक, साइटोटॉक्सिक होती है, वो कैंसर में इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही तरह की चीज़ें खतरनाक होती है ना। सो दीज आर ऑल हजार्ड्स, हेल्थ केयर हजार्ड्स, जिसमें हेल्थ केयर जो वर्कर्स होते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वर्क प्लेस हरासमेंट, दैट इज ऑल्सो सेफ्टी पॉइंट फॉर स्टाफ, है ना।
सो हरासमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या सेक्सुअल हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी को वापस एक्टिवेट करो, उनके जो सदस्य हैं उनके नाम पॉपुलेट करो और लोगों को बताओ, स्पेशली फीमेल स्टाफ को, ठीक है। सो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी इज कंपल्सरी वेयर एवर more than 10 employees are there in any organization. That is called as Visakha committee. On the basis of Visakha committee guideline, this committee is to be formulated and minimum 50% or more than 50% members would be females, है ना। तो इस कमिटी के अभी कमिटी वाला सारा काम कर है ना। डाटा का कितना हुआ, एक दिन बचा तो कल तैयार हो गया सर, ठीक है। हाँ, सो वी डिस्कस्ड infection, we discussed about the environmental, that is building से related जितना भी safety issues है, and we discussed what we call as जो health related जो है, and we discussed as well the क्या बोलते हैं वर्क प्लेस रिलेटेड, सो फिजिकल हरासमेंट और अब्यूज़ और बुलिंग वगैरह। So all these issues to be given importance. Any complaint received by HR should be attended immediately. और कोई भी रिटर्न या वर्बल कंप्लेंट आए उस पर एक्शन होना जरूरी है किसी भी तरह का। एक हेल्दी फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप साथ में काम करने के साथ में फ्रेंडशिप करो। एनवायरनमेंट, टॉक, कम्युनिकेशन शुड बी फ्रेंडली, but it is not necessary, even I will advise not to become a friend, but your behavior should be friendly. फ्रेंड होना जरूरी नहीं है, बिहेवियर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, चाहे आप पेशेंट के साथ में कर रहे हो चाहे कलीग के साथ में, ठीक है। सो नाउ आई विल गो थ्रू द सम सेफ्टी साइनेजेस which should be displayed and some of them are displayed already. So looking at the signages, these are the signages for the safety. ये कौन सा साइनेज है देखो आप, मोबाइल जिसने खोल रखा है, बायोहजार्ड है ना, दिस इज बायोहजार्ड साइन। साप्स कंटेनर विथ बायोहजार्ड साइन। रेडिएशन, इसमें 3 साइन दिखाए हुए हैं। पहला किसके लिए, एक्सरे के लिए, दूसरा भी एक्सरे के लिए, तीसरा किसके लिए, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग में कौन सी है, अल्ट्रावायलेट और बाकी की चीजें है ना, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोन के लिए जो रेडिएशन होती है ना वो नॉन आयोनाइजिंग होती है। फोन का नेटवर्क का जो रेडिएशन होता है ना, वाईफाई का जो रेडिएशन होता है या ब्लूटूथ का जो रेडिएशन होता है नॉन आयोनाइजिंग होता है, वो इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेंसिटी में होती है, उसको आप साइनेज लगाना जरूरी है। कितने भी आपको देखा होगा राउटर के ऊपर ये साइन लगा हुआ होता है, नॉन आयोनाइजिंग का होता है कि नहीं होता उनकी, होता है ये वाला साइन, वाईफाई वाला साइन है जो राउटर के ऊपर लगा हुआ होता है, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। शुरू में कुछ ऐसी अफवाहें भी आई थी कि कोरोना कुछ नहीं है, 5G नेटवर्क की वजह से जो है ना हमारे बॉडी के अंदर जीन के अंदर चेंजेस आ गए हैं, उसकी वजह से हो गए। इट कैन बी ट्रू बिकॉज इट हैज नॉट स्टिल इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली। Any kind of the radiation can cause harm to your body. This is flammable or inflammable, गैस के लिए, लिक्विड के लिए और इन जनरल। ये फायर सेफ्टी के लिए हम रेस पास का जो डिस्प्ले कर रखे हैं जगह जगह पे। नए बनवाओ तो ये सिंगल वाला करवा देना जिसमें दोनों ही हो, इतना बड़ा भी नहीं करवाना पड़ा, है ना। रेस एंड पास, again biohazard sign is
गलती से आ गया था। इलेक्ट्रिक हजार्ड, डेंजर, हाई वोल्टेज या इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रोक्यूशन का बिजली गिरती है उसका, या जो शॉर्ट सर्किट होता है उसका साइन है। इलेक्ट्रिक हजार्ड जहाँ पे भी हो वहाँ पे ये साइन वेज प्लेस करना है। कहाँ पे? जहाँ पे बॉक्सेस वगैरह लगी हुई है या जहाँ पे हैवी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक वाले, उनके पास में। साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक अगर है कोई केमिकल या कोई मटेरियल तो उसके उसके जो उसके बॉक्स या उसका जो कंटेनर है उसके ऊपर नहीं नहीं, एक स्पेसिफिक एरिया पे नहीं करवाना है। जिस बोतल में वो स्टोर हो रहा है उसके ऊपर लगा दो। जिस कैबिनेट में वो स्टोर हो रहा है उस पर करवा दो। पूरे एरिया को आप साइटोटॉक्सिक नहीं कह सकते। कौन कौन से केमिकल्स आते हैं इसमें? साइटोटॉक्सिक में मेनली ये कैंसर वाली दवाइयाँ होती है जो जनरली हम यूज नहीं करते हमारे वजह। कैंसर की दवाइयाँ क्या करती है? वो जितना भी ट्यूमर बना उसको किल करती है। दैट इज साइटोटॉक्सिक। कीमो में जो यूज हो रही है उनके लिए थोड़ी होगा सर। कीमो की वही तो है ये साइटोटॉक्सिक। कीमोथेरेपी का मेन जो मैकेनिज्म है वर्क करने का वो साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी की वजह से ही वो उन सेल्स को खत्म करता है। जो फास्टली ग्रोइंग सेल्स होती है ना उसके ऊपर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट डालती है वो, और वो सेल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वे है। कुछ ब्लड सप्लाई कम करती है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म करती है, कुछ कहीं पे वो एक्शन करती है, लेकिन एक्चुअली वो उस सेल को मारती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक। कार्सिनोजेनिक, कैंसर करने वाली, जैसे एस्बेस्टोस या कुछ ऐसी चीजें हैं। हमारे हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन वो भी उसके लिए एक सिंपल है। पॉइजन या कोरोसिव या टॉक्सिक मटेरियल है उसके ऊपर, उसके बोतल के ऊपर, उसके जरीगन के ऊपर ये लेबल लगेगा स्टिकर, या उसके बॉक्स के ऊपर। कोई स्लिपरी सरफेस है उसके लिए ये फॉल की रिस्क है। स्लिपर फ्लोर है जहाँ गीला हो गया है वहाँ पे इस तरह के साइनेज है। कोई भी पर्सन जो पेशेंट है गिरने की गुंजाइश है तो उसके स्टिकर लगा दो फॉल रिस्क वाला, ताकि लोग सावधान हो जाए। जैसे कि पार्किंसन वाला या कोई भी ट्रेमर वाला पर्सन है जिसको चलने में फिरने में दिक्कत आ रही है, जिसकी सेंसरी मोटर्स डिस्टर्ब है, तो वो फॉल की रिस्क में। ठीक है। एग्जिट साइनेजेस एंड जो डायरेक्शनल साइनेजेस इसी तरह से आपने डिस्प्ले कर दिया। दैट्स इट, दीज आर द साइनेजेस। और जो आपका सेफ्टी इश्यूज है स्टाफ से रिलेटेड, उसमें अलग अलग टॉपिक्स में हमने वो काफ़ी चीज़ें कवर करवा रखी है। तो आपको अपने आप को सेव करके चलना है। जहाँ पे भी साइनेजेस है उनको वैल्यू करना है और उसी के हिसाब से एक्शन लेना है। कहीं पे भी अगर कोरोसिव था तो कोरोसिव को कोरोसिव के हिसाब से ही हैंडल करना है। उसके जो प्रिकॉशन है, आपको हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहनना है वगैरह वगैरह, वो सारी प्रिकॉशंस हैंडल करनी है ना। So it is a common topic. It is about your safety mainly. आपको इस वर्क एनवायरनमेंट में एज ए ऑक्यूपेशन यू आर वर्किंग एज ए हेल्थ केयर वर्कर. So as a healthcare worker, we are exposed to certain dangers, and you have to protect yourself from those dangers. ठीक है। तो ओवरऑल सेफ्टी के ऊपर ये सारी चीजें जो मैंने बताई है उसको याद भी रखना है और प्रैक्टिस में भी लाना है। आप यहाँ पे काम कर रहे हो या कहीं पे भी लाइफ में है वो काम करना है। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानो। आप ऑनलाइन पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आपके मैनुअल्स में दिए हुए वहाँ से पढ़ो और आप उसको प्रैक्टिस में लाओ। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अगर कहो तो मैं क्वेश्चन अटेंड करवा दूँ। अभी सबमिशन तो कितना 12-13 लोगों का ही आया है। नहीं, सबका नहीं आया है, कुछ लोगों का। लिंक पे फॉर्म किसने सबमिट नहीं किया? लिंक देखा है सबने? अभी जो सर ने भेजा लिंक सबने सबमिट कर दिया? कीजिए उसको, सबमिट कीजिए। हाँ, ओपन नहीं हो रहा है तो बताओ। अब तो मैंने जवाब ही बता दिए सारे के सारे। सर अभी सबमिट कर देंगे उसको। कर दिया? पोस्ट वाला फिर से करना पड़ेगा।
सो आई एम गोइंग टू अटेंड जितना मन कर दिया कोई बात नहीं, अभी पोस्ट वाला करना, अभी रहने देना जिसने नहीं ठीक किया। है, अभी रहने दो, जिसने नहीं किया पोस्ट वाला भेज दें, जो ट्रेनिंग के बाद वाला है उसको फिल कीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है जिसने पहला भर दिया और दूसरा नहीं भरना है, दूसरा भी भरना है पहले वाले। ये सेकंड भरना और फर्स्ट भरना दोनों ही जरूरी है। फर्स्ट वाला जब क्लास शुरू हो उससे पहले भरना होता है, सेकंड वाला क्लास खत्म होने के बाद में भरना होता है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पीपीई के रूप में दस्ताने का उपयोग करते समय निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा पालन किया जाना चाहिए? दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहे हैं स्क्रीन पे? इसका आंसर है एफ, ऊपर के सभी। सेकंड क्वेश्चन, बायोहजार्ड साफ्ट कंटेनर लीक हार्ड और लीक प्रूफ और पंक्चर रेजिस्टेंट होना चाहिए, यस या नो? सच या गलत? सच। ठीक है, इसका आंसर ए है। सबको पीछे पता है शार्प पेन होता क्या है? कोई है जिसको नहीं पता शार्प पेन क्या होता है? पीछे पूरे सोनू पता है शार्प पेन क्या होता है? प्लास्टिक का जो वाइट डब्बा ग्लास के बराबर में, उसको शार्प कंटेनर पीपीसी पंक्चर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं। बाकियों को बताओ, गर्दन हिलाने से नहीं। थर्ड क्वेश्चन, आप प्लेसेंटा को कौन से कंटेनर में डालेंगे? येलो। ठीक है, पीले बैग में डालना है। कितने जीतो पता नहीं प्लेसेंटा क्या है? कोई है जिसे नहीं पता प्लेसेंटा क्या है? पूछ सकते हैं आप, इसमें कोई वो बड़ी चीज नहीं है। ये कौन सा सिंबल है? बताइए। अच्छा ठीक है। ये कौन सा सिंबल है? इन्फ्लामेबल। ठीक है, बी आंसर है इसका। ये कौन सा आंसर है? क्वेश्चन है साइटोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक। ठीक है, ये सिंबल कौन सा है? बायोहजार्ड का। और नेक्स्ट, ग्लव्स पहनने से हमें फायदा होता है या पेशेंट को? हाँ, हमें होता है। ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट में अलग अलग तरीके के वेस्ट को अलग अलग कलर के बैग में क्यों डालते हैं? वैसे डी आंसर है इसका, और इसी की वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी यही नियम बना रखा है। तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन डी आंसर है इसका। मोर करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, 8th में डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन थे। अभी मैं इसका लिंक भेजूंगा, तभी इसमें जो आंसर के बाद में सब करेक्ट करने हैं। ट्रेनिंग के बाद में सब करेक्ट करने होते हैं, ट्रेनिंग से पहले करेक्ट हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। ट्रेनिंग के बाद में सब करेक्ट करने होते हैं, इसीलिए आंसर्स बताते हैं, इसीलिए सारी चीजें इसमें कवर भी करते हैं। कोई चीज कवर नहीं होती है तो स्पेसिफिकली कि हम उसका आंसर बता देते हैं या डिस्कस कर लेते हैं उसको। ठीक है, दैट्स इट। आज का टॉपिक यही है, छोटा सा टॉपिक था, और आज का टॉपिक का मैं अभी लिंक भेजता हूँ आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। जाना नहीं है, जाना नहीं, बेटर है। हाँ, आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा। जो 6 बजे वाली मीटिंग है ना, ये 5 बजे वाली थी। आप नहीं, एक मिनट एचआर का नाम बता देता हूँ पूरा पहले, तो उनको भी जल्दी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको पता है ना, डाइटिशियन ज्वाइन कर चुके हैं अपने यहाँ। तो जिस फाइल में डाइटिशियन के नोट्स नहीं हो वो फाइल मैडम को दे दीजिएगा, इनसे नोट्स कंप्लीट करवाने हैं आपको। जो आगे नेक्स्ट वाले ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है फाइल वर्क, जो फाइल वर्क, इसीलिए